हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए कक्षा 10 गणित अध्याय 1 है वास्तविक संख्या। इसकी प्रश्नावली 1.2 आज हम करेंगे। इसके पहले जो वीडियो आई है उसमें हमने वास्तविक संख्या का परिचय देखा है और इसके अलावा हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट की है, इसके सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो आप अगर मैथ में क्लास 10 के मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरा ये जो चैनल है स्टडी एज है ना, इसको आप जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। हमारा पहला प्रश्नावली 1.2 का इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है √5, √5 है और इससे हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को हम विरोधाभास का नियम लगा करके हल करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड। तो विरोधाभास का नियम होता क्या है, कंट्राडिक्शन मेथड कहते किसे हैं कि जो दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है कि √5 है, इसे सिद्ध क्या करना है अपरिमेय, तो इसका उल्टा अपोजिट हम इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहला काम ये है कि इस √5 को हम परिमेय मान लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय मान लिया तो ये √5 ये इक्वल होगी किसके, p/q। ये p/q के बराबर होनी चाहिए, जहां p और ये q क्या है, ये सहअभाज्य। कैसी संख्या है हमारी, ये सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब कि ये pq का उभयनिष्ठ गुणन क्या है, 1 है, यानी कि p और q सिर्फ 1 के पहाड़े में आएंगे, 1 के अलावा और किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आ सकती। तो उन संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। और ये जो q हमारा है ये ≠ 0, ये कंडीशन है। अब देखो इस q को हम इधर लेके जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कि √5q = किसके हो जाएगा, p के। अब यहाँ पर ये देखिए √5 में है ना, करड़ी में, तो इस रूट को हमें हटाना है तो इसका क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो जब इधर करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ पर हम इसका वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √5 का वर्ग और इधर हम करेंगे तो ये हो जाएगा p का वर्ग, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √5 का वर्ग हल करने पर आ जाएगा ये हमारा 5, कितना आ जाएगा 5, और q का वर्ग आ जाएगा q² और इधर हो जाएगा हमारा u²। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमें √5 का वर्ग 5 मिला। अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है तो देखो बच्चों, ये √5 के वर्ग का मतलब ये होता है कि ये रूट में हमारा 5 दो बार 5 का मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे देखो जोड़ा बन रहा है, जब जोड़ा बने तो उसमें से हम 1 ले लेते हैं, इसलिए हमारा 5 आ जाएगा। या आप ये कर दो वर्ग से, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा आपका 5 और q² का q²। ये हमारा होता है समीकरण 1। अब देखो इस समीकरण से निष्कर्ष क्या निकलता है। यहाँ पर देखिए p² है, इधर क्या है 5q²। मतलब ये होगा कि इस p² के अभाज्य गुणनखंड है कौन, 5 और q²। तो किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो उस संख्या को क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे कोई संख्या 8 है, इसके हम गुणनखंड निकाले तो 1, 2 है ना, 4 और 8 ये आएगा। तो ये जो हमारी संख्या 8 है ये अपने सारे गुणनखंड से क्या होगी, विभाजित होगी। 1 से विभाजित होगी, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी और 8 से होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि p² का गुणनखंड क्या है, 5q² है। मतलब ये हुआ इस समीकरण से ये निष्कर्ष निकला कि ये जो हमारा 5 है ये p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब 5 p² को विभाजित कर रहा है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 से यह निष्कर्ष निकला कि 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। अब आगे देखो, आगे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए p इक्वल यानी कि p बराबर है। अब इसमें p का एक गुणनखंड क्या है, 5 है और कोई दूसरा गुणनखंड है c है, यानी कि p बराबर क्या हो गया, c 5c, जहाँ c का है एक धनात्मक पूर्णांक है।
अब इसके मान को हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हमारा 5q²। अब p² है तो p की जगह हम रख देंगे 5c, इसका हो जाएगा वर्ग। तो ये हो गया हमारा 5q² और ये हो गया 5 बचे 25c²। अब यहाँ देखो 5 से 5 बचे 25 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आया q² कितना आ रहा है 5c²। ये हमारा आता है समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 2 से निष्कर्ष निकालिए। अब यहाँ देखिए q² है, इसका गुणनखंड कौन सा है 5 है और c² है। इसका मतलब ये हुआ ये जो 5 है ये q² को क्या करता है विभाजित करता है। जब 5 q² को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 से ये निष्कर्ष निकला कि 5 जो है वो q² को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। अब आगे देखिए आगे क्या निष्कर्ष निकलता है समीकरण 1 और 2 से। अब हमें निकालना है कि समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में क्या है कि 5 जो है ये p को क्या करेगा विभाजित करेगा, और समीकरण 2 में है कि 5 जो है ये q को भी विभाजित करेगा। मतलब ये होगा कि ये जो 5 है ये p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। ये 5 हमारा p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। तो जब p और q दोनों को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि p और q जो है वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहे हैं। जब एक के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आ रहे हैं तो इसका मतलब p q सभाज्य तो रहे नहीं। और यहाँ पर हमने क्या कहा था सवाल के शुरू में कि p और q क्या है सभाज्य है। तो ये यहाँ पर एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि हमने मान लिया था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हम ये कहेंगे कि रूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देते हैं कि 5 जो है p और q दोनों को विभाजित करता है। जब p और q एक के अलावा 5 से भी विभाजित हो रही हैं तो यह सभाज्य नहीं रही। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है के कारण हुआ है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पर रूट 5 है तो आपको जो है प्रश्न में यह भी दिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 7 है। इस तरीके की भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबको हम बस यही एक सेम मेथड है, इसी मेथड से हम सबको सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को भी इस प्रश्न को भी हम उसी नियम से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका उल्टा, यानी कि 3 धन 2 रूट 5 को हम मान लेते हैं परिमेय संख्या। तो पहले हमने क्या किया कि माना 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय है तो ये हमारी बराबर होगी किसके 5, ये बराबर हो जाएंगी p/q के, जहां p और q ये क्या है सभाज्य। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सभाज्य संख्या क्या होती है, और q जो है ये ≠ 0। ठीक है, अब देखो इसको हम लेते हैं q रूट 5 ये किया तो ये जो हमारा यहाँ पर धन 3 है इधर जाके क्या हो जाएगा ऋण का 3। तो ये हो गया हमारा p/q - 3। इस तरीके से आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 5 = p - q का यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3q, और दोनों का हर हो जाएगा q, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ आगे करें कि रूट 5 बराबर निकालें। तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा है, इधर लाके हम 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा p - 3q अपान, अब 2 यहाँ चला आएगा तो ये हो जाएगा 2q। ये हमारा बनता है। अब इससे देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा p और q ये क्या है ये पूर्णांक है। जब p और q क्या है पूर्णांक है तो ये जो हमारा समीकरण ये जो बना है कि p - 3q अपान tq 2q ये क्या होंगे एक परिमेय संख्या होगी, और रूट 5 क्या है एक अपरिमेय है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक विरोधाभास एक कंट्राडिक्शन पैदा हुआ, और वो कंट्राडिक्शन वो विरोधाभास इस वजह से हुआ कि हमारी कल्पना क्या थी गलत। हमने ये मान लिया कि 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कहेंगे कि 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
इस चीज को हम यहाँ पर एक लाइन में लिख देते हैं कि P और Q पूर्णांक हैं, तो P माइनस 3Q अपॉन 2Q क्या होगी, परिमेय होगी, और रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या के कारण हुआ है, अतः 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर होता है हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। ये हमारा प्रश्न नंबर 3, इसमें है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय। इसका पहला पार्ट है 1 अपान रूट 2। तो इससे हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं। माना 1 अपान रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो 1 अपान रूट 2 ये बराबर हो गई किसके, a बाई बी। यहाँ पे आप p बाई क्यू, a बाई बी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ कंडीशन वही है कि a और b ये क्या है, ये सअभाज्य, ये सअभाज्य है, और b ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें करते हैं। तो यहाँ पे एक का हम b में करेंगे तो क्या हो जाएगा b, और रूट 2 का a में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2। अब इस रूट को हमें हटाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग। जब हम इधर करेंगे तो हमें इधर का भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा रूट 2a का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये b स्क्वायर, और ये हो जाएगा कि 2a स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 से अब b स्क्वायर के गुणनखंड क्या है, 2 है और a स्क्वायर है, मतलब ये 2 जो है ये b स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित कर रहा है। जब 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 से ये निष्कर्ष निकला कि 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये b बराबर, b का एक गुणनखंड क्या है 2, और दूसरा कोई और गुणनखंड है जो c है, जहाँ c क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे चाहे तो हम इसके सामने इस तरीके से लिख सकते हैं कि जहाँ c क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इस b के मान को हम रख दे कहाँ पर, समीकरण 1 में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना है 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4c स्क्वायर, और यहाँ पे होता है हमारा 2a स्क्वायर। अब यहाँ से हम काट सकते हैं तो 2 का नंबर 2 दूना 4, 2c स्क्वायर बराबर किसके हो गया, a स्क्वायर। ये हमारा आता है समीकरण 2। अब समीकरण 2 से देखो, अब इस a स्क्वायर का गुणनखंड कितना है, 2 है और c स्क्वायर है। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकला कि ये जो 2 है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। हम जानते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड जो है उस संख्या को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जब 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ये निष्कर्ष निकलता है हमारा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो 2 है, समीकरण 1 में 2 जो है ये क्या कर रहा है, b को विभाजित करता है, और यही 2 जो है क्या कर रहा है, वो a को विभाजित कर रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से ये निष्कर्ष निकला कि ये जो हमारी a और b है ये 1 के अलावा 2 से भी विभाजित हो रही है। तो जब ये 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि ये सअभाज्य नहीं रही, जबकि कंडीशन क्या थी कि a और b क्या है, सअभाज्य। जब ये सअभाज्य नहीं रही तो यहाँ पर एक विरोधाभास पैदा हुआ, और ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या के कारण हुआ है, अतः हम कहेंगे कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी चीज को थोड़ा सा आपको क्या करना है, लिख देना है, और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से जो निष्कर्ष निकला उसी को हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है कि समीकरण 1 और 2 से 2 जो है वो a और b दोनों को विभाजित करता है। इस प्रकार a और b क्या है, वो 1 के अलावा 2 से भी विभाजित है। तो अतः a और b क्या हुई, सअभाज्य नहीं रही। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। क्या थी गलत कल्पना हमारी, हमने मान लिया था 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 क्या होगी, एक
अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का ये दूसरा पार्ट है कि 7√5 को क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, इसका उल्टा अपोजिट क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लिया कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये 7√5 ये बराबर किसके होंगी, p/q के। जहां यहाँ पे आप लिखते जाएंगे कि जहां p और q ये क्या है, ये सहअभाज्य है। जहां पर p और q क्या है, ये सहअभाज्य है और q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0। अब तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि सहअभाज्य क्या होती है। अब अगर हम √5 बराबर निकालें, √5 के बराबर, तो ये हमारा p हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 7 का गुना है, इधर लाएंगे तो हम 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक हमारा समीकरण बन जाता है। अब इस समीकरण से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पर p और q क्या है, ये पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो p/7q क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है के कारण हुआ है। अतः 7√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी चीज को आपको लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि p और q क्या है, ये पूर्णांक। ये क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो p/7q क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो अब ये √5 इसके बराबर है ना, इसको भी तो परिमेय होना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे भी, अतः √5 ये क्या होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसके क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध भी किया है हमने, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय ये बराबर नहीं हो सकती, है ना। किसी भी कंडीशन में ये बराबर नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो यहाँ पर एक विरोधाभास पैदा हुआ ना। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, हमारी गलत कल्पना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है के कारण हुआ, ये कारण हुआ है, ये हुआ। अतः यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अतः क्या, 7√5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। हमारा प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट, इसमें क्या है कि 6 + √2 इसे हमें सिद्ध करना है, क्या चीज, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। हमने 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। तो जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो ये 6 + √2 ये बराबर किसके हैं, p/q के। जहां ये p और q ये क्या है, ये सहअभाज्य, तो सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। और q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन। अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे कि √2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस 6 को यहाँ धन में जुड़ा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, घटा देंगे, माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे हम 6। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया p,
यहाँ पे देखो आप इसका हर एक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक का आप p में करेंगे तो कितना आएगा p माइनस, अब q का जब 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6q, और q का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा q। अब यहाँ से देखो ये हमारा मान लो कोई एक समीकरण बन जाता है। अब यहाँ से ये क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये p और q क्या है, पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है तो p माइनस 6q क्या होगा, 6q अपान q क्या होगी, है परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि p और q ये क्या है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो क्या होगा कि ये जो हमारा p माइनस 6q अपान q ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये √2 क्या है, इसके बराबर है, तो √2 भी को भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, है ना। तो √2 भी क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ये भी क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। इसके हिसाब से यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, हमें पता है, इतने बुद्धू नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, है ना, कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है ये, अपरिमेय संख्या है। तो जब √2 एक अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो किसी भी कंडीशन में परिमेय और अपरिमेय क्या है, ये बराबर नहीं हो सकते। तो अतः परिमेय और अपरिमेय है ना, क्या संख्या बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक विरोधाभास पैदा हुआ ना, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, हमारी गलत कल्पना कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है के कारण हुआ है, के कारण हुआ है। अतः 6 + √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आप किसी भी संख्या को परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 आखिरी था और यहीं पर हो जाता है समाप्त, है ना। तो अब अगली जो प्रश्नावली होगी उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहें, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे, मेरे पढ़ाने से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी हो उसे लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। तो अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।